सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, फुल ऑफ हैपनिंग आज का दिन है और आज मियाँ शहबाज शरीफ की मशरूत ज़मानत भी अदालत ने मंजूर कर ली। अब वो 8 हफ्ते के लिए लंदन जाएंगे। एक तरफ ये खबर है, दूसरी खबर ये है कि एहसन इकबाल का नाम ECL में डाल दिया गया। ये सियासी मामलात हैं, कोरोना के मामलात भी चल रहे हैं। कोरोना के हवाले से जो सख्तियाँ हैं वो की जा रही हैं। कई सूबों में आज से और सिंध में यानी कि इतवार के दिन से जो है वो लॉकडाउन जो है वो कर दिया जाएगा। आज और कल कराची समेत सिंध भर में बाजार खुले हैं। अलबत्ता इस्लामाबाद और दीगर सूबों में आज से ही लॉकडाउन का इतलाक हो चुका है। लेकिन आज जिस खबर से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, गो के ये खबर कल आई थी लेकिन बड़ी ज़बरदस्त खबर थी और हमने सोचा कि आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ इसी से करेंगे। अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसने हमारे यानी कि पाकिस्तानी ताजरों के लिए अब जो है वो कारोबार की इजाज़त दे दी है। अब यहाँ पर जो है वो इजाज़त मिलने के बाद बहुत फ़ायदा होगा जो तमाम तर कारोबारी लोग हैं, ई-कॉमर्स से वाबस्ता हैं, जो डिजिटलाइजेशन है, जो कि कारोबार करते हैं, चाहे वो छोटे कारोबारी अफराद हों या बड़े कारोबारी अफराद हों। ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म का भी कहना है कि हमारे जो ताजिर हैं उनको अशिया की बरामद के लिए ये जो अमेज़ॉन ने इजाज़त दी है ये बहुत खुश आइंद है। लेकिन इसके बाद होगा क्या, ज़रा सा मैं बता देती हूँ। जिस तरह रज़ाक दाऊद साहब ने, जो कि मुशीर बराए तिजारत हैं, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2019 में काबीना ने ई-कॉमर्स पॉलिसी की मंजूरी दी थी और अब पहले तो ज़ाहिर हमने देखा था कि माजी में अदायगियों के बड़े मसाइल थे, ट्रस्ट डेफिसिट भी था, लेकिन अब वो दूर हो चुका है। उन्होंने कहा कि अमेज़ॉन ने कुछ सवालात किए और फिर 40 एक्सपोर्टर्स को फ़िलहाल मंजूर किया है। हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक नया रास्ता अमेज़ॉन के थ्रू खुल गया है। अलबत्ता क्वालिटी की बड़ी सख्त शराइत हैं। किसी कस्टमर की शिकायत पर जो अमेज़ॉन अकाउंट है वो फौरी तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। वक्त की और मयार की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है और चंद दिनों में ये प्लेटफॉर्म जो है पाकिस्तानी ताजरों के लिए वो खोल दिया जाएगा। इससे हमारी मईशत के लिए कितना फ़ायदा होगा, खुद कारोबारी अफराद को ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये मिल जाएगा। लेकिन हमें करना क्या होगा, इन तमाम तर सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद हैं CEO एक्सट्रीम ई-कॉमर्स सनी अली साहब। बहुत शुक्रिया आपका सनी अली साहब, आपके वक्त का। मलेशिया से मैं आप ज्वाइन करें, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये इसमें आपकी बड़ी काविशें हैं, आपने भी ज़ाहिर आप लोग ई-कॉमर्स वाबस्ता हैं, आप लोगों ने भी ज़ाहिर इस पर पूरा एक प्लान बनाया, कोशिशें की हैं। कोशिशें 2019 से जारी थी और बल्कि 19 से क्या 10 साल से जारी थी और अब अल्लाह का शुक्र है कि ये हो गया। अब ये हो गया है और 40 एक्सपोर्टर्स को परमिशन मिली है फ़िलहाल। इसकी शराइत कितनी सख्त होती हैं अमेज़ॉन की और इन कितनी सख्त शराइत पर काम करना होता है, पहले तो मुझे आप ये बताइएगा। और अब ये इजाज़त मिलने के बाद आसानी कितनी हो जाएगी हमारे जो कारोबारी अफराद हैं उनको? सबसे पहले तो इसमें क्रेडिट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को जाता है। इमरान खान ने ये कैबिनेट काबीना ये कमेटी बनाई थी कि इस मसले को हल किया जाए। हम लोगों ने 2019 में शोर मचाया था सिटीजन पोर्टल पे जाके कि ये हमें अमेज़ॉन के अकाउंट चाहिए। तो इमरान खान ने राइट अवे एक्शन लिया और 2 साल की एफर्ट के बाद ये अब अप्रूवल हमारे पास आई है। अब अमेज़ॉन इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पूरा पाकिस्तान एक साल में $25 बिलियन एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। चाइनीज सेलर्स Amazon.com के ऊपर एक साल में $70 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम लोगों को इतना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, वो बहुत सख्त है, बहुत टफ है, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत हार्ड हैं, लेकिन हमारे लोग ट्रेन हो रहे हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को कि अमेज़ॉन कितना टफ प्लेटफॉर्म है एंड दे अंडरस्टैंड द वैल्यू कि इतना प्रेशियस अकाउंट है, इसको सस्पेंड नहीं होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि हमें सस्पेंशन के अब ज़्यादा मसाइल आएंगे इसके बाद।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा, आप लोगों की बड़ी काविशें हैं। सनी अली साहब, यहाँ पर भी आपने पाकिस्तान में भी एक ऐसा ही ऑफिस खोला है जो लोगों को इस पे हवाले से तरबियत भी दे रहा है। क्या सिखाएंगे आपके यहाँ पर एक बड़ी वेबसाइट पे, अमेज़ॉन पे आप जब कारोबार के लिए अपना अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आपको किन किन शराइत पर अमल करना होता है? आपका इदारा इस हवाले से क्या तरबियत दे रहा है? जो कंडीशंस होती हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड होती हैं। प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, ज़्यादा रिटर्न्स नहीं होने चाहिए। अगर हमारे पास 100 ऑर्डर्स आए हैं एक दिन के अंदर, अगर उसमें 4 से ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं तो फिर अमेज़ॉन आपको अलर्ट भेजता है कि 4 रिटर्न्स क्यों आए हैं, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है आपके प्रोडक्ट के अंदर। तो इसे हम कहते हैं रिटर्न रेशो। इसी तरीके से अगर बायर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा रिव्यू नहीं देता, वो ये कहता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम कर देता है। तो वो क्वालिटी का एक बड़ा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है अमेज़ॉन के अंदर, और हमें भी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन रखनी पड़ती है। मेक श्योर करना पड़ता है कि हमारे पास रिटर्न ज़्यादा ना आए, हमारे पास डिफेक्ट कम होना चाहिए, ताकि हम अपना अकाउंट भी मेंटेन रख सकें और प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकें। अदरवाइज फिर वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता, फिर वो लॉस में चला जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रॉफिटेबल ये ज़ाहिर एक कारोबारी अफराद, उनको प्रॉफिट पर ही काम करना होता है और अपनी कम से कम जो है वो गलतियां जो हैं वो करनी पड़ती हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी सनी अली साहब ज़रा ये आसान अल्फाज में बताइए कि पहले भी लोग काम करते थे पाकिस्तान से, लेकिन वो अमेरिकन रजिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पर अकाउंट खोलते थे, यानी कि वहाँ का रेजिडेंशियल ज़ाहिर उनको चाहिए होता था, एड्रेस वगैरह। अब क्या उसकी ज़रूरत होगी या वो अब कंडीशंस नहीं है? मैं चाहूँगी आप ईजी हो कि ज़रा आसान अल्फाज में हमें बताएं कि क्या शराइत होंगी अब। जी, पहले भी लोग बेचते थे, लेकिन वो मुश्किल तरीके होते थे, अमेरिकन कंपनियां खोल के बेचना पड़ता था। अब ये कि पाकिस्तानी बिजनेस से लोग बेच सकेंगे। हमारे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होती है बहुत सारे शहरों के अंदर, जिसमें सियालकोट है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है। इन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो अपने घर के एड्रेस पे घर की डिटेल, पाकिस्तानी टेलीफोन नंबर, पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के ऊपर अब अमेज़ॉन के अकाउंट खोल सकेंगे, और अब उनको वो पुराने तरीके यूज नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, तो जी बिल्कुल आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा सनी अली साहब, ये टैक्सेस की क्या शराइत होंगी? टैक्सेस कितने आयद होंगे? ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी टैक्सेस होते हैं, लेकिन अमेज़ॉन की क्या शराइत हैं? अगर पाकिस्तानी ज़ाहिर एक पैसा है वो रोल किया जा रहा है, तो उस पर टैक्सेस कितने एप्लीकेबल होंगे? देखिए, टैक्सेस जो हैं वो अब पाकिस्तान में पे होंगे। पहले हम टैक्सेस अमेरिका में पे करते थे। अब अच्छी बात यह है कि FBI हमें टैक्स कर सकेगा, और हम बहुत खुश हैं अपने मुल्क में टैक्स देते हुए, क्योंकि पहले हम दूसरे मुल्कों में टैक्स देते थे, हमें खुद दुख होता था इस बात का। अब हम पाकिस्तान में टैक्सेस देंगे, FBI को टैक्सेस देंगे। जब हम एज अ ताजिर, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू के 1-2 साल लॉसेस में जाता है बिजनेस, हर बिजनेस लॉस में होता है, उसमें खर्चे हो रहे होते हैं, मार्केटिंग के खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयज के खर्चे। तो टैक्सेस आप हमेशा नेट प्रॉफिट पे देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर $1 लाख का सामान इस महीने बेचा तो मुझे अब $1 लाख के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ मैं FBI को। टैक्स हमेशा नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है, और शुरू में अमूमन कोई भी बिजनेस 1-2 साल टैक्सेस नहीं देता, क्योंकि वो टैक्स डिपार्टमेंट उनको लेवरेज देता है कि कोई बात नहीं, आपके खर्चे हो रहे हैं, अभी आप ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, जब आप प्रॉफिटेबल होंगे तो हमें टैक्स दीजिएगा। तो टैक्स से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि हमें खुश होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर हैं, ख़वातीन हैं जो घरों से आजकल अपना बिजनेस रन कर रही हैं, बहुत बड़ी तादाद ऐसी, मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन भी हैं, उनके लिए कितनी आसानी होगी? वो कैसे यहाँ पर अकाउंट खोल सकेंगे जो घरों से कर रहे हैं? और उनको क्या एक बड़ा सरमाया जो है वो लगाना पड़ेगा, या फिर छोटे सरमाए से भी और छोटी चीज़ों से भी, छोटे अपने ज़रिए से भी शुरू कर सकते हैं? एक्सट्रीम कॉमर्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं कि आपने ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत कैपिटल होना चाहिए अमेज़ॉन के बिजनेस के लिए, आप बगैर कैपिटल के भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो लड़कियाँ, लड़के पाकिस्तान में एक्सट्रीम कॉमर्स के इंक्यूबेटर्स को विजिट करते हैं। इस वक्त 11 शहरों में एक्सट्रीम कॉमर्स के इंक्यूबेटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद हैं, जहां वो जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न भी करते हैं, फ्री में उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। कि आप अमेज़ॉन की सर्विसेज बेच के पैसे कमा सकते हैं, बजाय ये कि आप अमेज़ॉन पे सामान बेचें। सामान बेचने के लिए कैपिटल चाहिए होता है, सर्विसेज बेचने के लिए कोई कैपिटल नहीं चाहिए होता, जिसकी वजह से घर पे बैठी हुई खवातीन जो हैं वो काफ़ी इंगेज्ड हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे। उनमें से
बहुत सारी इस वक्त पैसे बना भी रही हैं। अच्छा, डेफिनेटली ना सिर्फ लोगों को बल्कि हमारे मुल्क की मईशत को इससे बहुत फ़ायदा होगा। कितने अच्छे असरात मुरतब होंगे इसके बाद? देखें, चाइनीज सेलर्स अमेज़न के ऊपर $70 बिलियन साल का बेचते हैं। हमारा गोल ये था कि 2025 तक हम सिर्फ $1 बिलियन बेचना शुरू कर दें, वो $1 बिलियन पाकिस्तान में ले आए। हमारे लिए यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि अगर हम ये $1 बिलियन अगले 2-3 सालों में पाकिस्तान में लाना शुरू कर दें। लेकिन चूंकि अब अमेज़न का अकाउंट हमें डायरेक्ट पाकिस्तान में अलाउ हो चुका है, तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान का पोटेंशियल है $5 से $10 बिलियन की सेल करना, अमेज़न से रिलेटेड सर्विसेज और अमेज़न के ऊपर सामान बेचना। $5 से $10 बिलियन का पोटेंशियल है इस वक्त हमारे पास। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। अच्छा ज़ाहिरा, आपने खुद भी अपने शुरुआत में यही कहा कि ज़ाहिर हमने 2019 में आवाज़ उठाई थी, 2 साल में हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट हासिल किया। अभी 40 एक्सपोर्टर्स हैं जिनको अमेज़न ने मंजूर किया है। मज़ीद हुकूमत इस पर क्या इक़दामात कर सकती है, और क्या इसके लिए हुकूमत ही कुछ कर सकती है, या फिर आगे जाके हमें अपनी ज़ाहिर जो तमाम एक्सपोर्टर्स हैं, ताजिर हैं, उनको अपनी काम से साबित करना होगा ताकि आगे और प्रमोशन मिले एक्सपोर्टर्स को? देखें, शुरू में 38 एक्सपोर्टर्स थे जिनको अमेज़न ने एज ए केस स्टडी अलाउ किया था कि आप पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स अमेज़न के ऊपर अकाउंट खोलें, अमेरिकन एड्रेस के ऊपर खोल लें, और आप केस स्टडी से हमें साबित करें कि आप लोग इस काबिल हैं कि हम आपके लिए अमेज़न अलाउ करें पूरे मुल्क को। अब जो खबर आई है वो ये है कि पूरे मुल्क के लिए अलाउ है, वो 38 का पुराना हो गया मैटर, वो सिर्फ केस स्टडी के लिए था। अब हम सबके लिए लाखों लोग अमेज़न पे साइन अप कर सकेंगे। अच्छा, यानी कि ये जो आज रज़ाक दाऊद साहब ने बात की कि 40 एक्सपोर्टर्स मंजूर किए, तो ये अब 40 नहीं है, तादाद आप कह रहे हैं ज्यादा बढ़ चुकी है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो अब कितने यानी कि लोग हैं, यानी कि वो आप जितने भी चाहें लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, या अभी भी कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी? लिमिटेशन देखें, अमेज़न पे तो बाय डिफ़ॉल्ट लिमिटेशन ये होती है कि दुनिया के 100 मुल्कों में लोग अमेज़न के ऊपर अकाउंट खोलने की कोशिश करते हैं, और अकाउंट खोलना इतना आसान होता नहीं है। ऑल्दो कि अमेज़न ने अलाउ किया हुआ कि श्रीलंका से अकाउंट खोल लें, इंडिया से खोल लें, लेकिन जब वो खोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी उनकी रेड टेप से गुजरना पड़ता है। वो रेड टेप से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, नहीं सक्सीड कर पाते। तो सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान नाउ। तो अब चूंकि हम तो एज ए प्लेटफॉर्म लोगों को ऑलरेडी फ्री में गाइड कर रहे हैं कि कैसे अकाउंट खोलना है, तो हम तो मेक श्योर करेंगे कि हजारों या लाखों अकाउंट्स खुल जाए अमेज़न के ऊपर अगले कुछ सालों के अंदर। तो उसके लिए आपका क्या वर्किंग क्या है आपकी, और किस तरह वर्किंग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग फेसबुक के ऊपर ग्रुप है हमारा जिसका नाम है एक्सट्रीम कॉमर्स, जिसपे लोग आके फॉलो करते हैं, उसे देखते हैं, और फिर हमारे पास ट्रेनिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे हम VBC कहते हैं, जिसपे 100 स्किल्स लोग फ्री में सीख लेते हैं। उसमें अमेज़न भी शामिल है, उसमें eBay, ई-कॉमर्स के काफ़ी सारे प्रोग्राम, दराज की ट्रेनिंग है, काफ़ी कुछ है जो लोग फ्री में लर्न कर लेते हैं, वहाँ से सीख लेते हैं। और वहाँ से सीखने के बाद फिर वो हमारे इनक्यूबेटर्स में आके भी बैठ सकते हैं, वहाँ पे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग, वहाँ पे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पाकिस्तान में 11 शहरों में हमारे चलते हैं। तो वो लर्निंग का एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है हमारे पास। अच्छा, सनी लियास, आप जानते हैं पेंडेमिक के बाद अब लोग जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ उनका रुझान बढ़ा है, अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ आ रहे हैं, और आगे भी मुझे लगता है कि कुछ साल तक यही सूरत हाल रहेगी। अच्छा, इस सूरत हाल के पेश नज़र ज़ाहिर है ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहती तो नहीं थी ये बात करना, लेकिन ज़रूरी इसलिए कि हमने देखा कि हमारे जो पाकिस्तानी ताजिर हैं, जो कारोबारी अफराद हैं, कई दफ़ा ऑनलाइन कारोबार में धोखा बहुत होता है। लोग ख़रीदारी करते हुए हिचकिचाते हैं, मजबूरी तो है पेंडेमिक में, लेकिन उसके बावजूद धोखे होते हैं, कुछ और ऑर्डर करते हैं, आ कुछ और जाता है। लेकिन ये कोई और नहीं, अमेज़न है। अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो फिर अकाउंट ब्लॉक होगा। हमें अपनी रेपुटेशन भी देखनी है और अपना कारोबार भी चलाना है। मैं चाहूँगी इसके लिए भी एक अवेयरनेस आप ज़रूर दें लोगों को। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और अमेज़न बहुत टफ मार्केट प्लेस है, एक छोटी सी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होती वहाँ पे, तो लोगों का एक बड़ा मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस खत्म हो सकता है अगर वो छोटी सी भी गलती करेंगे। तो अनफॉरगिविंग मार्केट प्लेस है बेसिकली, तो वहाँ पे ऐसे मसले बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपका सनी अली साहब, आपके वक्त का बहुत, और बड़ी एक्सपर्ट राय उन्होंने दी है हमें। और ज़ाहिर है वो लोग जो कि अब बहुत इस चीज़ को खुश आइन समझ रहे हैं, ज़ाहिर है वो छोटे कारोबारी अफराद हों,
बड़े कारोबारी अफराद हों। अमेज़न एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन जाहिर है हमें इसके लिए अपने कारोबार के इंसान को सबसे पहले नेक नियति से काम करना होता है। जब आप नेक नियति से काम करते हैं तो आपके कारोबार को भी और मुल्क की मईशत को भी, दोनों को फ़ायदा पहुँचता है। खैर, जो मैंने इंट्रो में बात की शहबाज शरीफ की, आज मशरूत जो उनकी जाने की मंजूरी अदालत ने दे दी है और अब वो कल लंदन चले जाएंगे। लेकिन ये जो एक नैरेटिव है हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत सिर्फ अपोजिशन के लोगों ही गिरफ्तार क्यों होते हैं और हुकूमत करवाती है, नैब और हुकूमत का गठजोड़ है, और फिर आज कुछ इसी तरह की गुफ्तगू शहबाज शरीफ ने की भी और एहसन इकबाल ने भी यही गुफ्तगू की। तो इस पर बात करने के लिए शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त मिल गई है जी कि वो चले जाएं, उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया जाए और वो 8 हफ्ते के लिए जाएं, इलाज करवा के वापस आ जाएं। अच्छा, यही मामला मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए था। खैर वो मामला कुछ और था, वो तो सज़ा याफ्ता थे और फिर खैर वो चले भी गए, वो आए भी नहीं। यहाँ मियाँ शहबाज शरीफ का मामला दूसरा है। अच्छा, अब ख्वाजा ये एहसन इकबाल साहब का मामला है। एहसन इकबाल साहब का पासपोर्ट वो कहते हैं जी वजारत दाखिला के पास ही है, फिर भी आप मेरा नाम जो है वो ECL पर डाल रहे हैं। ये जो एक अपोजिशन के ऊपर हुकूमत की कड़ी नजरें हैं ना कि सिर्फ अपोजिशन के लोग गिरफ्तार होंगे, खासतौर पर नून लीग के लोग, वो कहते हैं सब कुछ नून लीग के लिए ही है। नैब के जेलें आपने नून लीग के लोगों से भर दी हैं, हुकूमत अपने लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है? सुमैया, सबसे पहले तो मियाँ नवाज शरीफ साहब वाला जो फैसला है, मेरे लिए बतौर एक लॉ के स्टूडेंट के, एक वकील के तौर पे और एक आम शहरी के तौर पे, एक पाकिस्तानी के तौर पे मेरे लिए तो बहुत हैरान कुन है। बल्कि मेरे लिए तो बिल्कुल इस तरह ये है जिस तरह एक बॉम्ब शेल होता है। क्यों हैरान? ऐसा मुलजम जो अरबों रुपये, मैं बताता हूँ, जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हो, हाँ। जिसके खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में केस चल रहे हो, हाँ। और उसको यकायक उसको ये इजाजत दे देना आप मुल्क से बाहर चले जाए। नहीं, यकायक तो नहीं दी गई, और इससे यकायक तो नहीं दी गई। बसरा साहब, आप जानते हैं सारी रिपोर्ट्स थी, जो कि पैनल था हुकूमत का मेडिकल, उन्होंने बताया तो दी गई भैया ना हमने तो इसकी सरासर मुखालफत की है और आगे भी इसके फैसले को चैलेंज करेंगे। हमारे लिए तो बहुत हैरान सर जी, इतना अरसा हो गया, आज तक तो आप लोगों ने चैलेंज नहीं किया। जो आपकी अपनी टीम थी उनके खिलाफ आज तक हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी गुजारिश सुन ले सुमैया, नहीं आपकी इस परसेप्शन को चेंज करें, या तो इन्फॉर्मेशन अपने प्रोड्यूसर को आपको पूरी दे। हमने इन्फॉर्मेशन यही है, मुखालफत की है। नहीं बसरा साहब, सुनिए मेरी बात मुकम्मल सुनिए। हाँ हाँ, बात मुकम्मल सुन ले, मेरा जवाब ले ले, उसके बाद सवाल कर लीजिएगा सुमैया। मैं समझता हूं कि ये फैसला कानून के साथ इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता कि यकायक एक मुलजम को जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस, और ख़ास तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ वो शख्सियत है जो ऑलरेडी मियाँ नवाज शरीफ साहब के गारंटर हैं और वो वापस नहीं आए और इनको इजाज़त देती है आप भी बाहर चले जाए। इतने फैसला तो गाँव की पंचायतों में बैठ के जल्दी नहीं होते जितने इनको रिलीफ मिल रहे हैं। नहीं तो आप तो अदालतों पर अगर सवाल उठा रहे हैं, देखें मेरी बात सुने, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब का फैसला आया था ना तो वो ऐसे ही नहीं आ गया था। हुकूमत का एक पैनल था, मेडिकल पैनल था, टीम थी पूरी, उसने वो रिपोर्ट्स दी थी। बाद में वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि मैं बिल्कुल पूछूंगा कि ये एक शख्स जो कि चलता फिरता जा रहा है, इसके लिए एक ऐसी रिपोर्ट्स क्यों आई कि प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, मैं अपनी टीम से बास परोस करूंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज तक कुछ नहीं हुआ। मुखालफत करना नहीं है असल मामला, मैं ये कह रही हूँ। सुमैया, मैं आपको फिर अर्ज कर दूं, उस वक्त भी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वाले केस की आप बात कर रही हैं, हमारी हुकूमत ने ये कहा था कि आप जितना आपके खिलाफ अदालत की तरफ से जुर्माना आपको लगा है या फैसला है वो बॉन्ड जमा करवा दें। इन्होंने इनकार कर दिया, ये अदालत में चले गए। अदालत ने इनको कहा कि आप स्टैम्प पेपर दे दें 50 रुपये का और गारंटर बन गए मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और उनको जाने की इजाज़त दे दी गई। उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ ये था और आज भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि किसी तौर पर इनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए थी। यह बताइए कि एक ऐसा वज़ीर आला और एक ऐसा वज़ीर आज़म तो अदालत ने दी ना बसरा साहब, कम से कम 3, आज भी अदालत ने दी इजाज़त। क्या कह रहे हैं? आज भी अदालत ने ही दी ना इजाज़त, पहले भी अदालत ने दी, आज भी अदालत ने दी। तो यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अदालत ने इजाज़त दी है, तो अब हम क्या करें? हम बताएं अदालतों का एहतराम ना करें तो क्या करें? लेकिन मेरा मौक़िफ़ यह है कि अदालत को इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। सही, अदालत को फैसले के केस के हक़ाइक़ देखने चाहिए थे कि एक इतने सीरियस एलिगेशंस हैं। पहले बड़ा भाई बाहर जाके बैठा हुआ है, इलाज के बहाने वो वापस नहीं आए हैं, इनको गारंटी। अच्छा, मैं आपको वैसे बात बताता हूँ। हाँ। फ़र्ज़ करें जब किसी गारंटर की गारंटी ख़त्म हो जाती है और मुलज़म को प्रोड्यूस करने में कामयाब नहीं होता, अदालत के सामने नहीं आता, तो क्या करते हैं?
गारंटर को अरेस्ट कर लेते हैं। तो सर जाए ना अदालतों में, आप लोग दरख्वास्त दें कि गारंटर को अरेस्ट करें, अदालत ने ये फैसला दिया था। हमने तो पूरा केस को, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, पहले इसके ऊपर मेरा मौक़िफ़ सुन लें। हमारी हुकूमत तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी, इसके खिलाफ अदालतों में भी जाएगी, हम अपना भी इसको गौर खोज करेंगे। ठीक है, हाँ, पॉइंट टेकन। इमरान याकूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। इमरान याकूब साहब, ये जो अभी बसरा साहब बातें कर रहे हैं, आपको आ रही हैं समझ में? मुझे तो नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही मुखालफत की, अदालत को देना ही नहीं चाहिए थी परमिशन। आज अदालत ने शहबाज शरीफ को दे दी, जो कि मियाँ साहब के गारंटर थे, इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, और हम गौर खौज कर रहे हैं, हम जाएंगे अदालतों में। आपको समझ आती है हुकूमत की ये तौजी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उस्मान बसरा साहब वैसे तो उस्मान साहब नहीं है, शौकत बसरा साहब। शौकत बसरा साहब जो है हमारे दोस्त हैं, लेकिन मुझे इनकी बातें समझ में नहीं आ रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, ये खुद भी कानून को समझते हैं और बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अदालत में एक इस्तिलाह होती है जिसको कहते हैं पेपर जस्टिस। अदालत में फैसला करना होता है उन सबूतों की बिना पे, उन कागजों की बुनियाद पे जो उनके सामने पेश किए जाते हैं। इनको अगर समझ नहीं आ रही तो इन्हें समझ नहीं आनी चाहिए अपने लॉ अफसरों की, इन्हें समझ नहीं आ रही तो इन्हें समझ नहीं आनी चाहिए अपने एडवोकेट जनरल ऑफिस की, अपने एडवोकेट जनरल की, उनके साथ काम करने वाले असिस्टेंट एडवोकेट जनरलों की, एडिशनल एडवोकेट जनरलों की, जो अपना केस अगर सही तरीके से पेश नहीं कर सके तो अदालत ने उसको उस बिना पे दे दिया। और अगर उनके वकील देखे, अगर सरकारी वकील अच्छे अंदाज में अपने सबूत पेश कर देते, अदालत को कन्विंस कर लेते, तो मेरे भाई बसरा साहब को ये इस वक्त ये ना कहना पड़ता जो इन्होंने कहा है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अब इस बात की बहस से निकल जाना चाहिए। खुदारा ये हमने जो फौज को, अदालतों को और हर चीज को बिल्कुल, जी हाँ, ये असल बात है। और आज जो बात अपोजिशन की तरफ से भी की गई वो यही की गई कि हुकूमत जो है ना वो अवाम और मुल्क नहीं है, अपोजिशन है। तो अगर यही फोकस रहेगा तो मुल्क का यही हाल होगा, महंगाई का भी यही हाल होगा। इस पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं हुकूमत के इक़दामात की। एक अपोजिशन का अपना मौक़िफ़ है, हुकूमत का अपना एक नैरेटिव है। हुकूमत ये कहती है कि हम इन चोरों को, इन डाकुओं को मुल्क से बाहर जाने नहीं देंगे। अच्छा, ये जो चोर डाकू जिस अपोजिशन को ये हुकूमत कहती है, वही अपोजिशन जो है वो गिरफ्तारी भी होती है, फिर ज़मानत पर रिहा भी होती है, मुल्क से बाहर भी चली जाती है। अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन है, मुल्क और आवाम नहीं। महंगाई बढ़ती जा रही है, कीमतों को हुकूमत ने कंट्रोल करना है, आवाम को रोज़गार के मौके देने हैं, लेकिन इस तरफ लगता तो यही है कि हुकूमत का कोई ध्यान नहीं है। यही बात है शौकत बसरा साहब, और हम डे वन से यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत की तरजीहात क्या होनी चाहिए। हुकूमत को पहले ये तय करना होगा। बार बार वज़ीर आज़म कहते हैं हमारी असल चैलेंज जो है वो महंगाई है, लेकिन ये चैलेंज कैसे है? चैलेंज अगर आपको यहाँ पर ध्यान नहीं है तो महंगाई कैसे कम होगी? किस तरीके से रोज़गार के मौके पैदा होंगे? किस तरह हम मुल्क की मईशत को सही जगह पर लेकर आएंगे अगर आपका ध्यान सारा अपोजिशन पर रहेगा तो? सुमैया, मैं पहले इमरान याकूब साहब की बात पर कमेंट करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत के वकला ने और हुकूमत ने केस सही वहाँ पर पेश नहीं किया। इमरान साहब, और आपको थोड़ी सी जो मिस परसेप्शन हो रही है वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। अच्छा, मियाँ शहबाज शरीफ ने एप्लीकेशन क्या देते हैं कि जी मैं बीमार हूँ, हाँ, और मुझे इलाज के लिए बाहर जाना है। हाँ, इसमें हुकूमत ने क्या कहा? हुकूमत ने यह जवाब दिया कि मियाँ साहब को इलाज पाकिस्तान में करवाएं, पाकिस्तान से बाहर ना जाएं। इसमें हमने क्या सबूत देने थे वो मुझे कौन बता दे, या आप लोग को बता दें कि हम क्या सबूत देते कि हमने कोई केस तो नहीं वहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे थे। जो एहतसाब अदालत में चल रहा है वो तो एहतसाब अदालत में चल रहा है, वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का, अरबों रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। जहाँ यही तो हमारा मौक़िफ़ है कि हमने उनको कहा कि ये 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, इनका इलाज करवाना है तो पाकिस्तान में करवाएं। पहले बड़ा भाई इलाज करवाने गया था, उसके गारंटर ये थे, अब छोटा भाई इलाज करवाने चला गया है। अब बताएं हम क्या करें, किधर जाएं? यही तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। आप तो ऐसी बेबसी का इज़हार कर रहे हैं बसरा साहब, जैसे आप हुकूमत जो ताकतवर हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको कानून नहीं पकड़ता। नहीं, आप तो ऐसी बेबसी का इज़हार कर रहे हैं कि आप हुकूमत में नहीं है। हुकूमत अगर इतनी बेबस होगी तो एक आम आदमी कैसे ये बात करेगा? हुकूमत देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ,
अदालतें आज़ाद हैं। आप बार बार ये लोग कह रहे थे कि हमने अपना केस सही प्रेजेंट नहीं किया। अदालत ने उनको ऑर्डर किया जाने का, मियां नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने भेजा था, आज तक वापस नहीं आए। तो वक्त खत्म हो गया ना, लेकिन हुकूमत के पास ऐसी कोई राह ही नहीं है कि उनको वापस लेके आ सकें। कोई ऐसा मुआहिदा ही नहीं है बरतानिया के साथ कि उनको वापस लेकर आ सकें। क्या करें? यही तो हम उस वक्त रो रहे थे, यही तो क्या बताऊं, हम कह रहे थे बार बार कि आप इनकी, हम बार बार कह रहे थे 7 अरब का बॉन्ड ले इनके साथ, इनसे अगर जाना है तो कम से कम पैसे तो कौम के देते जाए। अच्छा, हुकूमत में आप हैं, ये अदालतें भी मुल्क की अदालतें हैं। एक आम आवाम से अगर आप ये सवाल करेंगे ना तो वो तो आपको जवाब नहीं दे सकते। जवाब तो आपने खुद ही तलाश करना है। इमरान याकूब साहब, आज ये जवाब अगर हुकूमत तलाश कर रही है, लेकिन चले सवाल तो मेरा बसर साहब से कुछ और ही था। सवाल तो मैंने उनसे ये किया ही नहीं था कि आपने परमिशन क्यों दी। मैंने सवाल ये किया था कि आपका फोकस जो है वो आवाम के लिए जो होनी चाहिए चीज़ें, आवाम दोस्त पॉलिसीज़ होनी चाहिए, वो हुकूमत की नज़र नहीं आती। चले इमरान याकूब साहब, आपकी बात का जवाब दे दिया उन्होंने कि हम क्या करें। जब अदालत ने परमिशन दे दी तो हुकूमत क्या करे फिर? अच्छा सुमैया, शौकत बसरा साहब ने ना अपने बात में जो है ना, असल में तो मेरे और आपके सवाल का भी जवाब दे दिया। ये इन्होंने बात इतनी सादा कर दी। इन्होंने कहा जी उन्होंने अदालत से इलाज के लिए दरख्वास्त मांगी, हम क्या करते। तो बसरा साहब, जब आपने उन्होंने इजाज़त मांगी इलाज के लिए सिर्फ, उसमें हुकूमत कुछ कर नहीं सकती थी, तो अब मरोर क्यों उठ रहे हैं? फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी ये कानून के साथ मजाक है। तो आपके शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि जनाब हम हर सतह पे इसकी मुखालफत करेंगे। आप यहाँ बैठ के अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि जब आप तो कह रहे हैं कि इसमें आप मुखालफत को कर ही नहीं थे सकते, कोई इशू नहीं है, तो इलाज के लिए अगर वो एक बीमार आदमी इलाज के लिए जा रहा है तो उसमें फिर आपको तो उनसे मामला नहीं है। असल इशू ये है कि आप इस चीज को समझें कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में था। हुकूमत से उन्होंने अदालत से उन्होंने ये इजाजत मांगी कि जनाब ब्लैक लिस्ट से मेरा नाम निकाला जाए ताकि मैं बाहर जाऊं। ब्लैक लिस्ट में नाम तो हुकूमत ने डाला था ना, अगर वो मैंने या आपने तो नहीं डाला था। शौकत बसरा साहब की प्रॉब्लम ये है, या कोई हमने डाला हुआ है नहीं तो आप अदालत के फैसले को चैलेंज करेंगे। दायरे आपको अगर एतराज है, डाला हुआ है नहीं, हमें अदालत हुक्म दे रही है कि निकालो, नहीं मैं तो ये कह रहा हूं आपको। यही फैसला अदालत का आप चैलेंज करेंगे? अब गुजारिश ये है तो करेंगे, मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं हम करेंगे। अच्छा, उनके जाने के बाद अब देखिए ना, अब ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। 2 दिन में अदालत ने, मैं फिर बार बार कह रहा था कि इतना जल्दी पंचायत का फैसला नहीं आता, इतना जल्दी गांव में अगर कोई मामला लड़ाई हो जाए तो फैसला नहीं आता। 2 दिन में समाअत हुई है, नाम निकाल दिया है। अब कल अदालतें बंद हैं, इतवार को अदालतें बंद हैं। बताएं कौन सी अदालत में जो है सवाए अल्लाह मियाँ की अदालत के या आपकी अदालत में हाजिर हुए हैं? बताएं हम क्या करें? यही तो प्राइम मिनिस्टर का लाहौर में कह रहे थे, यही तो प्राइम मिनिस्टर लाहौर में कह रहे थे कि पाकिस्तान का कानून ताकतवर को नहीं पकड़ता। पाकिस्तान आज भी 2 पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कानून है ना। आप भी पाकिस्तान की हुकूमत है, आपने ही ठीक करनी है चीजें, कोई बाहर से आके तो नहीं करेगा ना। बस समैया की करे हुकूमत, दसो मैनू की करे हुकूमत, की करा इमरान याकूब साहब की करा। बसरा साहब आप फरमा रहे हैं किस अदालत जाइए? समैया बताएं किस अदालत में जाए? कल अदालतें बंद है, संडे को अदालतें बंद है, 15 तक छुट्टियां हैं। अल्लाह की अदालत में जाएंगे या आपकी अदालत में आए हुए? इमरान याकूब साहब, अभी बसरा साहब रोने लग जाएंगे, वो कह रहे हैं मैं क्या करूं। बसरा साहब फरमा रहे हैं कि हम बताएं ना, हमें हाल बताएं कौन सी अदालत में जाए। मुझे पाकिस्तान में इमरान याकूब साहब आप हमें बता दें, आज फैसला आया है, 15 तक अदालतें बंद है, किस अदालत में चैलेंज करें? बता दें हमें। चले इमरान याकूब साहब जवाब दे रहे हैं। जी याकूब साहब, आप सुनेंगे तो बताऊंगा ना। आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कानून कुछ नहीं करता। तो सर आपने तो कहा था कि एक पाकिस्तान होगा, सबके लिए एक पाकिस्तान होगा। तो 3 साल में आप एक पाकिस्तान क्यों नहीं कर सके? आपने क्यों कानून में तरमीम नहीं की? आप पाकिस्तान को एक क्यों नहीं किया? आप तो 2 पाकिस्तान थे, अब 4 पाकिस्तान हो गए हैं। अगर आपके 3 साल की हुकूमत के बाद भी ताकतवर के लिए कानून वही है तो ये मेरा कसूर नहीं है, बिल्कुल आपका कसूर है बसरा साहब। आप कानून में तब्दीली भाई, हुकूमत में तो आप है ना ही इमरान याकूब साहब हुकूमत में, ना मैं हुकूमत में हूँ। हमारा तो काम ही सवाल करना है। हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं, आप उल्टा हमसे सवाल कर रहे हैं। अगर हमसे सवाल करेंगे, आवाम से सवाल करेंगे, तो हम तो हैरान होकर आपको देखेंगे ना कि हम क्या करें। हमने तो हुकूमत नहीं संभाली हुई, हुकूमत तो आपने संभाली हुई है। भैया आप लोग इतने सादा नहीं है, आप लोग दोनों बड़े माशाल्लाह समझदार हैं। मैंने तो एक सवाल उठाया है
कि अदालतें, आप कह रहे हैं कि हुकूमत कुछ करे, अदालतों को क्या हम डिक्टेट करें? हम अदालतों को कहें कि आप ये फैसला क्यों किया आपने? हम तो अदालत में जाके अपनी रिक्वेस्ट रख सकते हैं, अदालतों में चैलेंज कर सकते हैं। आप मुझे बताएं 15 तक छुट्टियां किस अदालत में जाएं? ठीक है, क्या करें? चलें, ठीक है, अभी तो छुट्टियां हैं, अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपका मौक़िफ़ है, बहुत शुक्रिया आपका शौकत बसरा साहब, इमरान याकूब साहब। तो ये तो थी सारी सूरत हाल। अभी हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात करें। और आप जानते हैं कि मुल्क के, मैंने अपने इंट्रो में बताया कि कई सूबों में आज से लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है, जबकि कराची समेत सिंध भर में नफाज इतवार के रोज़ से किया जाएगा। मुकम्मल लॉकडाउन होगा, ज़रूरी अशिया की दुकानें सिर्फ खुली होंगी। कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है, ये तादाद जो कि अमवात की तादाद है वो भी बढ़ गई है। आज 140 लोगों की आज जान चली गई कोरोना के बायस, और जो मुस्बत केसेस की शरह है वो भी बढ़ चुकी है। पहले कराची की तरह बात कर लें, कराची में शरह जो कि कुछ दिनों पहले 5% थी, आज ये शरह 14% से बढ़ चुकी है। बाज़ारों में तिल धरने की जगह नहीं है, लोग शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। लोगों को लग रहा है कि अब दो रोज़ में या एक रोज़ में अब मार्केट्स बंद होने वाली हैं, हम जितनी ख़रीदारी कर सकते हैं कर लें। लेकिन SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, किसी किस्म की SOP का कोई ख्याल बाज़ारों में रखा नहीं जा रहा। अगर इसी तरीके से सूरत हाल रही तो ख़राब भी हो सकती है। बार बार हुकूमत का ये कहना है कि अगर आज आपने कोरोना की जो SOPs बताई गई हैं उन पर अमल नहीं तो सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है। ये तमाम तर चीज़ें हैं, और ज़ाहिर है हमें कोरोना की सूरत हाल को भी देखना है और हमें अपनी जो तमाम तर चीज़ें हैं उनको भी लेकर चलना है। लेकिन असल मामला ये है कि अगर हमने आज संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया तो बाद में हमें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना एक मुसल्लम हकीकत है। आज जुम्मतुल विदा का दिन भी है, और जुम्मतुल विदा के दिन में हर मुसलमान जो है वो यही दुआएं कर रहा है कि इस वबा से हमें छुटकारा मिले और ये वबा जो है हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। हमने कई दफ़ा इस पर बात की है कि क्या वजह है ये वबा जो आई है, क्या ये अल्लाह का अज़ाब है, हमारे गुनाहों की सज़ा है, या फिर एक जिस तरह से कोई बीमारी होती है उस तरह से ये एक बीमारी है। लेकिन अब लोग भी इससे परेशान हो चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ये पहले भी आपसे कई दफ़ा हम इस मौजू पर गुफ्तगू कर चुके हैं। कोरोना के वबा जिससे हमें निमटते हुए तकरीबन अब 2 साल का अरसा हो जाएगा, और अगले 1.5 साल में हम इसी वबा, इसी पेंडेमिक से गुजर रहे हैं। लोग दुआएं मांग रहे हैं इस वबा से जो है वो छुटकारा हासिल करने के लिए। आज जुम्मतुल विदा का दिन भी था, और आज भी तमाम मसाजिद में दुआएं मांगी गई लोगों ने इस पेंडेमिक से, इस वबा से हमारी जान छूट जाए। पहले भी मैं आपसे कई दफ़ा ये सवाल कर चुकी हूँ कि वबा जो होती है क्या वो अल्लाह का अजाब होता है, अल्लाह नाराज़ होता है इसलिए दुनिया में वबा भेजता है? देखिए, इस सिलसिले में शरई तौर पर जो बात वाज़ेह तौर पर हमें समझ में आती है और कुरान और हदीस की स्टडी करने से कि एक वबा, एक बीमारी, एक मुसीबत और एक सदमा जब आता है तो वो एक ही वक्त में कुछ लोगों के लिए अजाब होता है, कुछ लोगों के लिए आजमाइश होती है, कुछ लोगों के रफ़े दरजात यानी अल्लाह के यहाँ उनके दर्जे की बुलंदी का जरिया होता है, कुछ के लिए गुनाहों के कफारे का जरिया होता है। मिसाल के तौर पर आदि सरकश है उनके लिए अजाब है, नेकोकार लोग हैं उनके लिए इम्तिहान और आजमाइश है। इसी तरह बाज लोग अल्लाह वाले होते हैं, मुत्तकी और परहेजगार होते हैं, उनको भी ये बीमारी लगती है, उनके लिए ये दराजात की बुलंदी का जरिया होता है। जो हमारे करने का काम है वो ये कि हम चूंकि बंदे हैं, हम चूंकि कमजोर हैं, हम चूंकि ज़ईफ हैं, लिहाजा हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने मुसलसल गड़गड़ा करके यही मांगेंगे और इसी पर तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, या अल्लाह इस इम्तिहान को ख़त्म फरमा, या अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म फरमा, या अल्लाह जहाँ जहाँ तैयार कर रही है वबा इस अजाब को ख़त्म फरमा। हम बनते हैं, हमने आफियत मांगनी है। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि आफिया,
कि तुम हर वक्त अल्लाह से आफियत मांगो, खैरियत मांगो। और ये बात भी ज़हन के अंदर रखनी चाहिए कि आफियत अगर हमारे लिए, एक मुसलमान और मोमिन के लिए, कोई बेहतरीन दुआ नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफिया, ऐ अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ माफी और आफियत और खैरियत की। लिहाजा गिड़गिड़ा कर इसी पर आना चाहिए और इसका बेहतरीन नुस्खा आखिरी ये जुमा रमजान की आखिरी सातें तौबा और इस्तग़फ़ार का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह की रहमत जरूर मुतवज्जे हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बिल्कुल आपने सही बात की, ना सिर्फ गिड़गिड़ा के दुआ बल्कि माफ़ी और इस्तग़फ़ार करने की इस वक्त ज़रूरत है। आखिरी ताख़िरातें हैं, जुम्मतुल विदा है, तो ये तमाम तर चीज़ें हमें ज़रूर जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।